please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बचपन की वो कविता आपको याद होगी। खेलते खेलते हम पूछते थे, घोघो रानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। अब लगता है कि अगर घोघो रानी होती तो क्या कहती? बरसात में पानी ही पानी, लेकिन गर्मी में बूंद बूंद के लिए हाहाकार। बरसात में मुंबई, दिल्ली और गुजरात के कुछ शहर तैरने लगे, लेकिन इससे ठीक पहले गर्मी में नजारा ठीक इसके उल्टा था। चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। इसी साल मई में शिमला में जो हुआ वो पानी के विकराल संकट का एक ट्रेलर हमें दिखा रहा है। शिमला में पानी खत्म हो गया। शासन प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे, लेकिन हफ्तों हाहाकार मचा रहा। होटल और लॉज खाली कराए जाने लगे। आप गर्मी से राहत के लिए शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे थे और शिमला वाले आपसे कह रहे थे कि हमारे शहर मत आना, हमारे शहर का पानी खत्म हो गया है। शिमला की जनता पानी मांगे, पानी मांगे, पानी मांगे। शिमला मांगे पानी, 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 पानी। पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पानी के असली संकट का डे जीरो। 2 साल पहले जब शिमला में जॉन्डिस का प्रकोप हुआ था, तो तब पता चला कि वहाँ एक अश्विन खड्ड नाम की एक छोटा सा नाला है, जिसमें से ज़्यादातर शिमला का पानी बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ से लिया जाता था। लेकिन उसके अपस्ट्रीम में एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो पानी का नाले का पानी गंदा हो गया अश्विन खड्ड का। और उसकी वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ अश्विन खड्ड बट ऐसे सब स्ट्रीम का पानी या तो न लिया जाए या उसको पहले आप क्लीन करिए। क्लीन करना तो मुश्किल था और उसकी वजह से शिमला में तब से पानी लेना बंद कर दिया और उसकी वो आगे चला। दूसरी तरफ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इसके लिए जो साफ़ पानी का उपयोग हो रहा है और साथ साथ जो पानी के सोर्स का जो कैचमेंट है वो ख़राब हो रहा है, ये सब एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद शुरू हुई पानी की राशनिंग और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किसी भी तरह हो रही पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के आदेश दिए। कार धोने से लेकर निर्माण कार्य, कई तरह के काम में पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तब जाकर 4 दिन के बाद पानी आया। शिमला में लोगों का 4 दिन तक बूंद बूंद के लिए तरस जाना खतरे की घंटी है। एक ऐसे खतरे की जिसे हम रोज, हर पल, हर क्षण अपनी तरफ बुला रहे हैं। भी शिमला के लोग और पानी को लेकर बेपरवाह रवैया ही था। कि शिमला में जो है, एक तो आपका टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत हाई है, दूसरा ये है बहुत अनप्लान्ड। आप होटल्स देखेंगे, ये इतनी तरह से पानी खींच रहे चारों तरफ से, लेकिन कोई कंजर्व करे। शिमला में इस बार का जल संकट भारत में किसी भी शहर का पहला डे जीरो था, लेकिन कतार में दूसरे शहर भी हैं। आज नहीं तो कल आपका शहर भी होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आपको बिना पानी के गुजारना पड़े तो क्या होगा? What should I do? मैं 2-4 घंटे तो ऐसे ही रह लूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ नहीं, शॉक्ड होके बैठ जाएंगे क्योंकि सारा शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। मेरी तो दुनिया ही बंद हो जाएगी, सारा काम ठप पड़ जाएगा। नहीं नहाऊंगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चला जाऊंगा, एक वॉशरूम मॉल चला जाऊंगा किसी, और क्या। कितना अजीब सा सवाल पूछा है। लेकिन शिमला को भूलिए नहीं, क्योंकि ये खतरा तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के मुताबिक भारत में पानी की डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ता जा रहा है। हमने सिर्फ चेताया है, क्योंकि मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं कि अगर आप अपनी डायग्नोसिस ठीक कर लीजिए, अगर दिक्कत पहचान लीजिए, तो आधी बाजी वहीं पर जीत लेते हैं आप। इसको करने के लिए आवश्यक ये है कि राज और उसकी एजेंसी, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी अपनी जिम्मेवारी समझें और उनको अच्छी तरह से निभाएं, और समाज जो है वो उसको अब एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके और उसको उस फीडबैक को मान्यता से अपनाया जाए।
नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक जितना पानी होगा उससे दुगनी डिमांड होगी। 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। और अगर 2030 आपको दूर लग रहा है तो यही रिपोर्ट हमें बताती है कि 2020 तक देश की 21 शहरों में पानी खत्म हो जाएगा। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे सपनों के शहर भी शामिल हैं। एक देश के रूप में हम 10% विकास दर का आंकड़ा छूने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं है कि पानी की कमी की वजह से हमारी जीडीपी में 6% तक गिरावट आ सकती है। तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या हम गंभीरता से कुछ भी कर रहे हैं या सिर्फ अपने जीवन में डे जीरो का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब मकाने बन रहे हैं, वहाँ पे पानी का क्या सोर्स होगा वो हम सोचते नहीं हैं। ग्राउंड वाटर होगा, सरफेस वाटर होगा, बहुत अनप्लैन्ड वे में ये अर्बनाइजेशन हो रहा है। मतलब मान लीजिए हम बकेट में निकाल रहे हैं और ड्रॉप्स में जा रहे हैं, तो हमें ये जो वेटलैंड्स है ये सेव करना चाहिए। जिस तरह से सभी शहरों की प्लानिंग हो रही है तो उसमें हम लोगों को डर लगना चाहिए, क्योंकि अभी तक यही हुआ है कि ये किसी और की समस्या है, साउथ अफ्रीका या केप टाउन में हो गया जो हमसे बहुत दूर है, या चलिए शिमला में हो गया तो आप उतने दिन शिमला नहीं जाइए। पर मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को डरना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी ऐसी चीज़ हो सकती है। पानी की परेशानी नई नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में अब ये भयानक रूप लेने लगी है। साफ पीने की पानी की जद्दोजहद दिल्ली में पिछले 6 महीनों में 3 लोगों की जान ले चुकी है। पानी पर तो किसी का राज नहीं है, लेकिन सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों में प्यासे लोगों पर टैंकर माफिया राज कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में हर सुबह पानी भरने वालों का हुजूम निकलता है, इंतजार करता है कि कब दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आए और उन्हें अपनी जरूरत का पानी मिले। डेली के डेली टैंकर आता है और हमको उसमें घर से पानी भरना पड़ता है, ऑफिस जाएं, तैयार हो, बच्चे सब, इतना सारा हमारा हार्डवर्क बढ़ा दिया गया है। इतनी गर्मी चल रही है, पानी भरते भरते फिर नहाने देते हैं, फिर ऑफिस के लिए हम डेली लेट हो रहे हैं। हमारे सारा रूटीन अस्त व्यस्त हो रखा है पानी की वजह से। हमारी इस कॉलोनी की हालात इतनी बदतर हो चुकी है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। 3 महीने से काम चल रहा है लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये वही बता सकते हैं। लेकिन विवेक विहार की हालत तो सिर्फ एक नमूना है। दिल्ली में संगम विहार, वजीरपुर, पुश्ता और कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां रहने वालों ने कई सालों से घर में आता हुआ पीने का पानी नहीं देखा है। सरकार की ये रिपोर्ट बताती है कि घर तक पहुंचने वाला 70% पानी गंदा है, यानी पीने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? अंधाधुंध शहरीकरण को आप विलेन बता सकते हैं। धड़ल्ले से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं और पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। पर हम और आप अपना अपना इंतजाम करने में लगे हैं। कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि पानी पर सबका साझा हक है और पानी के लिए साझी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। लोग जो अच्छे तबके के हैं, हमने हर चीज़ में एक अपना रुख अपनाया है कि हम अपने प्राइवेट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं पब्लिक प्रॉब्लम्स के लिए, कि हम कैसे अपना मोटे क्रूड तौर पे करना चाहें, कैसे अपना स्वार्थ और उल्लू सीधा कर लें। बाकी हमें पूरे अपने समाज का और अपनी जनता का ख्याल नहीं रहता है। पानी के सिलसिले में जैसा कि ये कि अगर पानी की कमी है, ड्रिंकिंग वाटर या पाइप वाटर नहीं आ रहा है, तो हम अपने हर घर में हम अपना बोरिंग करा लेते हैं और बोरिंग करा के हम उस पानी को अपना इस्तेमाल करते हैं बिना इसका ख्याल किए कि इसका पूरे हमारे समाज पर, हमारी कलेक्टिव कम्युनिटी पे क्या असर पड़ रहा है। शहर में तालाब की क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है हमारे अधिकांश प्लानर्स यही समझते हैं। दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली कहीं से भी एक, मुझे लगता है एक तरह का घमंड भी है कि हम कहीं से भी पानी ला सकते हैं। यमुना का पानी तो है ही, हम हिमालय से भी पानी ला सकते हैं, पर क्या ये कितनी दूर तक हमको ये ले जा सकता है, ये सोचने की बात है। 2002 से 2016 तक भारत में हर साल ग्राउंड वाटर लेवल 10 से 25 मिलीमीटर नीचे पहुंच रहा है। जमीन से पानी खींचने के तो प्लान बन रहे हैं, लेकिन जल स्रोतों तक वापस पानी कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हम आंखें मूंदे बैठे हैं।
दिल्ली क्यों अपना पानी का मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकती और पूरे देश को उदाहरण क्यों नहीं दे सकती? तो ये लेजी सॉल्यूशंस ढूंढती है। बॉम्बे को पानी चाहिए, बॉम्बे का बारिश कितना है 2400 मिलीमीटर्स, लेकिन बॉम्बे अपना बारिश का पानी हार्वेस्ट नहीं करेगी। वो थाने में और पालघर में और अपस्ट्रीम में आदिवासी इलाकों में डैम्स पे डैम्स बनाएगी और फिर और डैम्स चाहिए तो फिर दमनगंगा पिंजा रिवर लिंक बनाई जाएगी उसके लिए। बेंगलोर में और पानी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कावेरी से और पानी दे दिया और वो कितना लिफ्ट करके कितना दूर से पानी लाना पड़ता है। यानी एवरीवेयर, हर जगह पे हम देखते हैं सरकार इजी लेजी सॉल्यूशन ढूंढ रही है जो सस्टेनेबल नहीं है। पानी की हर बूंद कीमती है और इसे बचाने के लिए केवल सरकार की तरफ मुंह ताकने से ज्यादा अच्छा होगा कि बॉटम्स अप अप्रोच के साथ इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। अभी जो पानी है उसका सही इस्तेमाल करें तो यहीं से एक शुरुआत होगी। जो सरकार है दोनों मिल के चलना पड़ेगा। जैसे ये लोग लॉज एंड पॉलिसीज़ बना रहे हैं, देखना पड़ेगा सरकार को कि ये इम्प्लीमेंट हो और हम सिटीज़न के लेवल पे हम वाटर कंजर्व करें, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ऐसे करके ही हम चल सकते हैं। एक जन आंदोलन हमें कायम करना चाहिए और उस जन आंदोलन को का मतलब जन आंदोलन को लीड करने के लिए इसकी इलीट की ही आवश्यकता है। तो बनस्पत ये कि इलीट अपने कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन में और इधर उधर के में अगर वो जुड़ जाए इसमें और उसका नेतृत्व करे कि हमें पानी के मसले को हल करना है, जहाँ पर जो भी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है उसका फीडबैक हमें देना है और हमें पूरी कम्युनिटी को इसमें अवेयरनेस जताना है। तो मेरे ख्याल में ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है क्योंकि हम ही लोगों ने इसको बनाया है, हम ही लोग इसको ठीक भी कर सकते हैं। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और परिवर्तन ऐसे ही आता है। जब तक इंसान रहेगा तब तक पानी का खेल चलता रहेगा और इस खेल को खेलना हमें और आपको ही है। तो पानी को ढूंढने दूर मत जाइए, अपने अंदर ही ढूंढिए पानी के खजाने को। और कुछ ऐसा ही काम कई लोग शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वो पानी को ढूंढने नहीं जा रहे दूर दूर तक, बल्कि अपने आसपास के पानी की बूंद बूंद को बचा रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं इस ब्रेक के बाद। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास पानी कम हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और पानी की किल्लत भी हो रही है, मगर हम कर क्या रहे हैं? शायद कुछ नहीं। और इसीलिए पानी जैसा मुद्दा सरकारों के एजेंडे में भी नीचे खिसकता जा रहा है। और अब सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है। अब बारिश की हर बूंद की अहमियत समझने की जरूरत है। मॉनसून जब आता है तो देश के कई शहरों में आतंक मच जाता है। हम पानी को बस बहते हुए देखते हैं, पूरा शहर तैरने लगता है। लेकिन इसी पानी को सहेज कर हम ग्राउंड वाटर के स्तर को बढ़ाने के उपाय से मुंह मोड़ लेते हैं। दिल्ली का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE हमें सिखा रहा है कि कैसे पानी के हर बूंद को सूखते जल स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे पूरे बिल्डिंग में अराउंड 13 सोकअवे पिट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अनपेव्ड एरिया है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक सोकअवे पिट है। अभी जैसे आपको पता है अभी रेनफॉल हुआ है और यहाँ पे पूरा पानी डिपॉजिट हो गया है। धीरे धीरे पानी इसमें पर्कुलेट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे पूरे देख रही हूँ, बहुत सारे हैं। ये पानी को सोखता है। जी हाँ, और ये नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये तो है अनपेव्ड एरिया के लिए, लेकिन जो पक्की जमीन है उसके लिए भी आप लोग पानी बचा रहे हैं। कैसे? हाँ जी, ये हमारा जो सीमेंटेड एरिया जिसे हम पेव्ड कैचमेंट भी बोलते हैं, ये हमारा पेव्ड कैचमेंट है। उससे एक नेचुरल स्लोप के थ्रू जो भी वाटर रेन वाटर होता है वो इसके अंदर चला जाता है। ये रिचार्ज ट्रेंच है। ये ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद इस वाले चैम्बर में जाता है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिल्ट्रेशन, ताकि जो क्लीन वाटर सोकअवे पिट्स हैं, ये ट्रेंच है और इसके अलावा आप लोग अंडरग्राउंड को स्टोर करके भी नीचे ले जाते हैं। जी, जिसे हम रिचार्ज वेल बोलते हैं। और जो भी हमारा रूफटॉप का पानी होता है वो डायरेक्टली डाउन पाइप्स के थ्रू इस रिचार्ज वेल में जाता है। और इस रिचार्ज वेल में भी सेम फिल्ट्रेशन मटेरियल है और फिल्ट्रेशन मटेरियल के थ्रू जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसमें स्टक हो जाती हैं, इसमें ट्रैप हो जाती हैं और जो क्लीन वाटर होता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। और रश्मि, यहाँ पर आप लोग बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर तक ले जा रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर को भी ट्रीट कर रहे हैं? जी हाँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिसमें हम पूरा जो भी हमारा वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है वो हम एक सिस्टम में लाते हैं और एक सीरीज और चैम्बर के थ्रू उसे ट्रीट करते हैं। ये होना ज़रूरी है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2020 में
दिल्ली में पानी नहीं होगा जी, इसकी ज़रूरत है जी, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी जो फ्रेश वाटर डिमांड्स है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर 50% भी अगर हमने अपनी डेली इंटेक कम कर दी फ्रेश वाटर की, तो ये कितना बड़ा एक अमाउंट है जो हमारी डिपेंडेंस कम कर देगा फ्रेश वाटर के लिए। ग्राउंड वाटर का स्तर सुधारने के लिए गांव कस्बों में भी कई गैर सरकारी संस्था जुटी हुई हैं। मिलिए कृष्णपाल सिंह से। जल जोड़ो अभियान के तहत कृष्णपाल बागपत के डोला में मरते हुए तालाबों में जान डाल रहे हैं। हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, समाज में जो हमारी पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं, जो मृत प्राय हैं, उनको कैसे हम पुनर्जीवित करके और पानी का भंडारण कर सकते हैं वहाँ, जिससे कि वो ज़मीन में जाके समाज को पुनः पानीदार बना सके। बागपत के डोला गांव की तालाब नदियां सूख रही थी। सब परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। 2004 से कृष्णपाल ने काम शुरू किया। शुरुआत में विरोध भी झेला, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को बात समझ में आई और अब पूरा गांव नदियों तालाबों को बचाने में जुट गया है। तो यहाँ लोगों को तालाब की समझ नहीं थी, कुछ झगड़े भी हुए, कुछ दिक्कतें भी आई, लेकिन जैसे हम उसको अनावृत काम को करते रहे और जैसे काम पूरा हुआ और काम होने के बाद बरसात हुई और तालाबों में पानी गया, और उस पानी के द्वारा जब किसान की ट्यूबवेल में पानी का लेवल बढ़ा और किसान के घर में हैंडपम्प में पानी ठीक आना शुरू हुआ, तो उनको समझ आई कि ये काम एक ठीक काम है और इस काम को हमें विरोध न करके सपोर्ट करना है। कृष्णपाल और उनकी संस्था ने अभी तक गांव के 8 तालाबों को नई जिंदगी दी है और अब गांव और प्रशासन से मिली मदद के बाद गांव में एक नया तालाब भी बना रहे हैं। कृष्णपाल का मानना है कि उनकी जैसी कोशिशों का असर गांव के पास बड़े बड़े शहरों में भी देखने को मिलेगा। कि जितने भी एनसीआर के क्षेत्र हैं वो सब अर्बन को सपोर्ट करते हैं। खेती है, पानी है, फल है, सब्जी है, वो सब पानी पे टिकी हुई चीज़ें हैं। पानी ठीक होगा, साफ़ होगा तो उनको साफ़ पानी और साफ़ सब्जियां भोजन मिलेगा। अगर ख़राब होगा तो सब चीज़ें ख़राब मिलेंगी उनको। अब मिलिए पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए काम करने वाले ड्रॉप डेड फाउंडेशन के आबिद सुरती से। पेशे से कार्टूनिस्ट, लेकिन दिल से वाटर वॉरियर। आबिद अपने प्लम्बर के साथ मुंबई की सोसाइटीज में घूम घूम कर ढीले टपकते नलों को टाइट करते हैं, वो भी मुफ्त में। कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। ये विचार आया और उसके साथ आइडिया भी मिल गया कि बड़ा आसान है इसको तो करना। जितने भी दोस्तों के घर नल खराब है, एक प्लम्बर को लेकर जाओ और एक साथ में 1 दिन में सब कर लो। बचपन से आबिद सुरती ने पानी की किल्लत को इतने करीब से देखा कि पानी बचाने का फितूर इन पर सवार रहता है। मेरी उम्र को देखते हुए लोगों को ये इम्पैक्ट कर रहा है कि ये आदमी आज भी हमारे लिए ये कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। प्लस मुझे मौका मिलता है घर घर में जाने का और जाकर बुजुर्गों को, जितने भी बुजुर्ग हैं जो बेकार बैठे हुए घर में, उनको मोटिवेट करने का। क्या आप जानते हैं कि देश में 50 से 60% पानी टूटी फूटी पाइप, लीकेज और नल के टपकने से बह जाता है। एक नल बूंद बूंद टपकता रहे तो 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। शेविंग करते वक्त या ब्रश करते वक्त खुले टैप से भी काफी पानी बहा देते हैं। पानी के इस टपकने की आवाज पर ध्यान दीजिए, इसमें जल संकट और डे ज़ीरो की दस्तक है। इस रिपोर्ट में आपने जो भी कुछ देखा सुना, इसमें नया कुछ नहीं था, लेकिन जरा सोचिए, हमारी दादा परदादा की पीढ़ी अपनी हथेली को कटोरी बनाकर नदी से सीधा साफ पानी निकालकर पी लिया करती थी। यानी हमारी पहले वाली पीढ़ी ने नदी, नहर, तालाब दिखे जिसमें साफ पानी हुआ करता था, और हम और आप साफ पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलें खरीद रहे हैं। और अगर कुछ नहीं किया गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी पानी को लेकर न जाने क्या क्या देखेगी।